दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार कविता सुनाता हूँ। 2021 में यानी कि सेकंड कोरोना लहर के दौरान एक गुजरात में कवि सम्मेलन हुआ था साहब। उसका नाम था वॉइस ऑफ सूरत। उसमें एक 24 साल के युवा प्रोफेसर डॉक्टर अर्पी ठक्कर साहब ने एक पहली कविता पढ़ी थी साहब, और वो कविता बहुत ही पॉपुलर हुई। वो कविता आपको सुनाता हूँ साहब। वो कविता बाप पे थी साहब। उस कविता का शीर्षक था वो मेरा बाप था। देखो, कवि ने, साहित्यकारों ने माँ के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के बारे में बहुत कम लिखा है। लिखना चाहिए साहब। अब वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ साहब। अरे पोइट्री शुरू करने से पहले मैं बड़ौदा से सूरत बस में आया हूँ, और रास्ते में आते आते बस में मैंने कुछ लिखा है, वही आपको सुना देता हूँ। अरे 24 का हो चुका हूँ और बाजू की सीट खाली है। अरे कोई तो प्यार जता दो यार। अरे रुक जाओ भाई साहब, सूरत आ गया हूँ, कोई तो सूरत का रास्ता बता दो यार। थैंक यू, आई एम ग्लेड दैट यू आर लिसनिंग दिस पोएम वेरी केयरफुली एंड पेशेंटली। जनरेशन गैप है, घर घर की कहानी है, रियलिटी है, सच्चाई है। आज जनरेशन गैप ये हो गया है कि बच्चा बाप को देखना है, माँ बाप को देखना नहीं चाहता, उनके साथ रहना नहीं चाहता। उसकी ये सोच है कि हम दो, हमारे दो नहीं, हम दो, हमारे दो, माँ बाप बाढ़ में जाओ। और बहुत पहले सरकार ने भी ये नारा चलाया था परिवार नियोजन के समय के, हम दो हमारे दो। अरे इस सरकार को कौन समझाए कि हम दो हमारे दो, हम दो के। अरे कम से कम माँ बाप को तो साथ लेना चाहिए था यार। किसी ने प्रतिवाद नहीं किया साहब। तो इस जनरेशन गैप से बचने का सबसे रामबाण औषधि रूपी उपाय यही है कि हम शिक्षा के साथ में संस्कार और अनुशासन को शामिल कर दे, तभी इस जनरेशन गैप से बच सकते हैं। अन्यथा ये वेस्टर्न एजुकेशन तो हमको बर्बाद करके रखेगी, बर्बाद करके रख देगी, और ये जनरेशन गैप और बढ़ जाएगा सब। तो इस जनरेशन गैप के बारे में ये डॉक्टर अर्पी ठक्कर साहब ने, युवा प्रोफेसर साहब ने, एक बहुत ही शानदार कविता बाप पे बोली है। उस कविता का शीर्षक है कि वो मेरा बाप था। अरे मैं 24 का हो चुका हूँ और बाजू की सीट खाली है। अरे कोई तो प्यार जता दो यार। अरे रुक जाओ भाई साहब, सूरत आ गया हूँ, कोई तो सूरत का रास्ता बता दो यार। थैंक यू, आई एम ग्लेड दैट यू आर लिसनिंग दिस पोएम वेरी केयरफुली एंड पेशेंटली। जनरेशन गैप है, रियलिटी है, घर घर की सच्चाई है। इस जनरेशन गैप से बचने का उपाय है कि यदि हम शिक्षा के साथ में अनुशासन और संस्कार को शामिल कर दे, तभी हम जनरेशन गैप से बच सकते हैं। अन्यथा कोई इलाज नहीं है साहब। भगवानी मालिक है, वेस्टर्न एजुकेशन पद्धति हमको बर्बाद करके रख देगी, जनरेशन गैप को और बढ़ा देगी। मेरा अस्पताल में जन्म होने के साथ साथ जिसकी शुरुआत होती है, कौन था वो? अरे मेरा अस्पताल में जन्म होने के साथ साथ जिसकी शुरुआत होती है, कौन था वो? क्योंकि अभी तो मैंने पहली सांस भी ना ली थी और उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। क्योंकि अभी तो मैंने पहली सांस भी ना ली थी और उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाई बढ़ चुकी थी। मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है पहले किसकी गोद में गिरा था, या शायद ये उसी का हाथ है जो मैं सिर पे फिरा था। हाँ, खाने के बांधे थे हमारे घर में, हाँ खाने के बांधे थे हमारे घर में, फिर भी खिलौने सजा रखे थे। अरे 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 रैप, अरे अपने सपनों को बीच में छोड़कर रैप ने पैसे बचा रखे थे। कौन था वो? आखिर कौन था वो आदमी? क्योंकि लफ्जों की दुनिया से मैं अभी अनजान था। ना काम, ना दुनिया, ना दोस्त, बस मेरा हंसता चढ़ाई उसकी जान था। दिन भर वो धूप में तपता रहता, मिट्टी में बदन भिगोता रहता। अरे शाम को घर आकर सब काम छोड़कर मुझे हवा में उछालता रहता था। अरे कभी हाथी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगाता रहता था। अरे खुद अनपढ़ गंवार रह गया, अरे खुद अनपढ़ गंवार रह गया, पर मुझे फटा रहा था। मेरे पाँव में छाले न पड़ जाए, इसलिए मुझे कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाया करता था। कौन था वो? आखिर कौन था वो आदमी? अरे जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट सोता था। अरे जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट सोता था। अरे जो खुद फटे पुराने कपड़े पहनता था, पर दिवाली पे मुझे नए कपड़े पहनाता था। एक छोटे से घर का किराएदार था, 4 लोगों के परिवार का बस वही एक सहारा था। माँ की दवाई, बहन की शादी, और मेरी हर खुशी के लिए हर किसी के सामने सर झुकाए, हाथ फैलाए किस्मत का मारा था। कौन था वो? आखिर कौन था वो आदमी? अरे जिसे बुखार तो आता था लेकिन गोली नहीं लेता था। अरे जिसे बुखार तो आता था लेकिन गोली नहीं लेता था। अरे जिसे दर्द तो होता था लेकिन बांट नहीं पाता था। वो शायद आंसू तो आता था उसकी प्यारी सी आंखों में, लेकिन कभी नहीं झलकाता था। कौन था वो? आखिर कौन था वो आदमी?
अरे मेरी जवानी के साथ साथ में खुद बूढ़ा हो रहा था। अरे दर्द ने उसके पैरों को जकड़ रखा था, फिर भी मेरे लिए मांग रहा था। अरे मुझ पे जवानी चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होते गए। अरे अब तक जो मेरी आंखों के पास ही थे, अब वही आंसू उसकी आंखों से रोने लगे। अरे घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया था। अरे घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया था। अब वो मेरे साथ दौड़ नहीं पाता था। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं इतना नीच बन चुका था कि उसे बीच रास्ते में बेहाल बेसहारा गिरता हुआ छोड़ देना चाहता था। आखिर जो भूल गया था, कौन था वो? आखिर कौन था वो आदमी? क्योंकि अब पैसे तो कमाने लग गया था। अब साहब जब बच्चा पैसे कमाने लग जाता तो उसके नखरे देखो साहब, उसकी पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल, स्टेटस सिंबल, बातचीत करने का तरीका, चाल चलन का तरीका, सब कुछ ही बदल जाता है साहब। है रिश्ते नातों की वो परवाह नहीं करता है। माँ बाप को माँ बाप कहने में उसको शर्म आती है साहब। अरे ऋषि मुनि की संतानें ये क्या कर रही है, उनके देश में क्या हो रहा है साहब? सभी उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अधिकांश मतलब सब ऐसे हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे ही हो गए साहब। तो इस पर रोक लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार और अनुशासन देने होंगे। ऐसी शिक्षा हमको नहीं चाहिए साहब जो जनरेशन गैप पैदा करती हो। आदमी किस लिए परिवार बसाता साहब? इसीलिए तो परिवार बसाता है कि औलाद है बुढ़ापे में जब माँ बाप है हेल्पलेस हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, निराश्रित हो जाए, पराधीन हो जाए, तो लड़के उनकी सेवा करे हैं। और बुढ़ापे में लड़के उनको वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं साहब। क्या हो रहा है साहब? फिर क्या मतलब है ऐसा परिवार बसाने का, ऐसे औलाद का क्या मतलब साहब? तो इस जो ये बढ़ती हुई कुरीति है परंपरा, इस प्रवृत्ति को परंपरा पर अंकुश लगाने का सबसे बढ़िया माध्यम है कि हमें शिक्षा के साथ में बच्चे को संस्कार अनुशासन देना पड़ेगा। अन्यथा ये बीमारी हमको जकड़ लेगी साहब, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका बाद में इलाज भी संभव नहीं है। क्योंकि अब मैं पैसे जो कमाने लग गया था तो उसकी हर नसीहत मुझे गुस्सा ले आती थी। फिर वो कहता बेटा सब ठीक तो है ना। उसकी ये हमदर्दी भी मानो मेरे सीने में आग लगाती थी। अरे वक्त ने करवट बदली, अब तक मैं किसी का बेटा था, अब मैं भी वही आदमी बन चुका था, वही सपना, वही ख्वाहिशा मासूम चेहरा अब मेरा खुदा बन चुका था। अब साहब मेरी शादी हो गई, मेरे सुंदर बच्चा हो गया, तो बच्चा तो मेरे को खुदा लगने लग गया और माँ बाप मेरे को फफूंद बोझ लगने लगे। मैंने उनसे कन्नी काट ली, मैं उनसे अलग रहने लग गया। वो बेचारे दुख पा रहे हैं, खाने पीने के पैसे नहीं है, कैसी जिंदगी जिएंगे हैं? अरे क्या हम इस ऊपर वाले ने हमको मनुष्य जीवन सिर्फ पैसा कमाने के लिए दिया है? अरे जिंदगी जीने के लिए दिया है यार। तू मालिक का भी नाम ले, माँ बाप की सेवा कर, तू सामाजिक प्राणी भी बन, दान पुण्य भी कर, परोपकार भी कर, हैं? अपने काम को पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, एकाग्रता, दृढ़चित्तता के साथ में करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, शांति का जीवन जीते हुए, दान पुण्य करते हुए, परोपकार करते हुए, जन सेवा करते हुए जिंदगी जी यार। तभी सही मायने में जिंदगी जीना है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। फंसू में हमारे में कोई फर्क नहीं साहब। क्योंकि पैसे जो कमाने लग गया था तो उसकी हर नसीहत मुझे गुस्सा दिलाती थी। फिर भी वो कहता बेटा सब ठीक तो है ना। उसकी ये हमदर्दी भी मानो मेरे सीने में आग लगाती थी। अरे वक्त ने करवट बदली, अब तक मैं किसी का बेटा था, अब मैं भी वही आदमी बन चुका था, वही खोया सा, वही मासूम चेहरा अब मेरा खुदा बन चुका था। उससे पहले कि मैं अपनी गलतियों का बोझ बन चुका था, हल्का कर पाता। अरे वक्त ने अपनी करवट दिखाई ताकि वही वक्त मुझ पे हंस पाता। और अगली सुबह मेरे माथे की सबसे मजबूत छट्टा हर एक पन्ना खाक बन चुका था, क्योंकि वो मेरा बाप था। अब नेक्स्ट मिसरा है इस कविता में, जो मतलब है बच्चों को अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का आभास कराता है। साहब बहुत शानदार मिसरा है। इसलिए सीने से लगा लेना उन लटखटाते कदमों को जो छड़ी के सारे चलते हैं। इसलिए सीने से लगा लेना उन लटखटाते कदमों को छड़ी के सारे चलते हैं। क्योंकि याद रखना कल तुम्हारा बेटा भी समझदार होगा। वो दुआ करता हूँ कि वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए, क्योंकि उस लम्हे का हर एक कतरा बहुत दर्दनाक होगा। लेकिन वक्त अभी भी बचा है तुम्हारे पास थोड़ा सा, और जरा सोच के देखो। और लेकिन वक्त अभी भी बचा है तुम्हारे पास थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त का हर एक लम्हा तुम्हारा कर्जदार होगा। और जरा सोच के देखो कि आज जो तुम्हारा बाप है कल अगर वो ना रहे तो क्या होगा। और जन्नत का ख्याल रखते हो तुम अपने जहन में कभी, तो याद रखना
तो याद रखना कल तुम्हारा भी यही किरदार होगा। इसलिए सीने से लगा लेना उस आदमी को, क्योंकि कल वही बाप जन्नत का सरदार होगा, क्योंकि कल वही बाप जन्नत का सरदार होगा, क्योंकि कल वही बाप जन्नत का सरदार होगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। आल्सो नमस्कार, धन्यवाद।